Hello and welcome you all to the channel Learn PCS। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम लोग आई दृष्टि को मैन माइप के थ्रू माइंड मैप के थ्रू हम लोग कवर करेंगे, तो उसी को लेकर आ रहे हैं हम लोग पहला लेक्चर नेशनल अफेयर्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई दृष्टि का जो पहला टॉपिक था इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे का जो इस बार का मनाया गया है वो 12th एडिशन था। ठीक है, सेलिब्रेट कहाँ किया गया? कलकत्ता में। थीम क्या था? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। कैंपेन क्या था? 100 डेज, 100 सिटीज एंड 100 ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसका जो काउंटडाउन था वो कहाँ पे शुरू हुआ? विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 13 मार्च 2026 को। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे कि जो यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज किस ईयर में किया था। तो यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, यूएन recognized 21st June as International Yoga Day in 11th December on 11th December 2014। ठीक है, और पहला जो योगा डे था वो नई दिल्ली में मनाया गया था 2015 में, राजपथ पे। ठीक है, तो यही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी इंटरनेशनल योगा डे के लिए, किसके लिए? हमारे प्रिलिम्स स्पेसिफिक चीजों के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका फेज 1 इनॉग्रेट कब किया गया है? 28 मार्च 2026 को। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? जेवर। इसको ये भी कहा जाता है कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। इसकी कॉस्टिंग क्या आई है? 11,200 करोड़। फर्स्ट एमआरओ फैसिलिटी जो है वो कौन स्टार्ट कर रहा है? आकाश एयर एट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था हमारे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 100% सब्सिडियरी कंपनी है किसकी? ज्यूरिक एयरपोर्ट की। ठीक है, और ये गौतम बुद्ध नगर में है, जेवर गौतम बुद्ध नगर में बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। सिक्किम जो है, सिक्किम को फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया गया है। ये कौन सा नंबर स्टेट है? ये 5th नंबर का है अंडर उल्लास प्रोग्राम। कब किया गया? 27 मई 2026। और ये 5th स्टेट है, तो अदर स्टेट्स में कौन कौन देखते हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया 4th, त्रिपुरा हो गया 3rd, गोवा हो गया 2nd, मिजोरम हो गया 1st। लद्दाख पहली यूटी थी जो कि क्या थी? फुल्ली लिटरेट स्टेट था। ठीक है, और इसी में एक और पॉइंट दिया था कि सिक्किम जो है, सिक्किम को पहला पेपरलेस जुडिशरी भी घोषित कर दिया गया है। कब हुआ था? ये कॉन्क्लेव हो रहा था कहाँ पे? गैंगटॉक, गैंगटॉक में, एट कॉन्क्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन। वेन्यू क्या था हमारा? चिंतन भवन, गैंगटॉक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड रिपोर्ट किस कौन पब्लिश करता है? एनसीआरबी। कब दिया इसने? 7 मई 2026। अब ये चीज देखना है कि हमें कि आई दृष्टि में इसके ऊपर लगभग 2 पेज दे रखा है एनसीआरबी के डेटा पे, लेकिन वो जो डेटा है वो यूज होंगे हमारे किसमें? मेंस में। आप अगर मैं यहाँ पे जॉट डाउन भी कर देता तो भी आप पढ़ भी लेते तो भी याद नहीं रख पाते, तो वो प्रीलिम्स में नहीं आता, इसलिए उसको हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है, वो मेंस का मटेरियल है। ठीक है, इसीलिए उसको मेंस के लिए रखेंगे। अब क्या हम लोग एसआईआर फेज 3 कब अनाउंस हुआ हमारा? 14 मई 2026। कहाँ कहाँ कंडक्ट होगा? 16 स्टेट्स में और 3 यूटीज में। जैसा भी हुआ ना, बिहार में हुआ है एसआईआर। ठीक है, उसमें काफी हो हल्ला मचा। फिर अभी यूपी में हो रहा था एसआईआर। ठीक है, उससे पहले आसाम में हुआ, तो हर जगह, बंगाल में हुआ एसआईआर। तो अब वैसे ही 16 स्टेट्स में होगा एसआईआर और 3 यूटीज में होगा। कवर कौन कौन से नहीं होंगे? ठीक है, किस किस स्टेट में नहीं होगा? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। अब जो एसआईआर है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? इसका है कि आर्टिकल 324 के अंडर एसआईआर कराया जा रहा है। आर्टिकल 324 क्या है इसमें? ये है हमारा
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि बीसीसीआई जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। हम लोग को लगता है कि जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम है वो देश को रिप्रेजेंट करती है, तो वो पब्लिक बॉडी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा किसने कहा? सीआईसी ने। सीआईसी ने कहा है कि जो बीसीसीआई है वो पब्लिक बॉडी नहीं है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि वो जो डेफिनेशन पब्लिक अथॉरिटी है उसके सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट के अंतर्गत वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, और ये क्यों है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि ये रजिस्टर्ड है अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। ये इतनी ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी किसके लिए? बीसीसीआई नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। अब मान लेते हैं कि प्रीलिम्स में आ जाए कि इससे बीसीसीआई से कोई एसोसिएटेड कमेटी भी बैठी थी, तो हाँ बैठी थी, जस्टिस आरएम लोधा कमेटी बीसीसीआई के ऊपर। जब बीच में आ रहा था कि काफी जो सिलेक्टर्स और डायरेक्टर थे, जब रवि शास्त्री जी के टाइम पे जब वो डायरेक्टर थे टीम के, तो काफी लग रहा था कि उसमें बहुत काफी फेवर वाले गेम चल रहे हैं और फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपरली, इसीलिए तब जस्टिस आरएम लोधा कमेटी बैठाई गई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा बीसीसीआई नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। अब क्या हुआ? आसाम यूसीसी। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आसाम यूसीसी है, ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है? क्या है आर्टिकल? किस आर्टिकल बेसिस है? और क्या ये सोशलिस्ट रिफॉर्म है, गांधीयन रिफॉर्म है, ये लिबरल रिफॉर्म है? ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जो आसाम यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंट्रोड्यूस किया गया 25 मई 2026 को। कब, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली बाय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अतुल बोरा। एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि इस पीडीएफ को काफी मेहनत करके बनाया गया है, काफी कंप्रेस करके बनाया गया है, तो आपको कहीं बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म यूज हो किया गया है। क्यों यूज किया है? ताकि आपके जो रिवीजन है वो काफी एफिशिएंट और काफी फास्ट हो सके। ठीक है, लिखने को तो हम लोग भी लिख लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या होता कि फिर वो बहुत बड़ा पेज हो जाता, फिर आपको रिवीजन जो है फास्ट नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा एंड टू एंड। ठीक है, अब जो असम है, असम यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आया, ये फर्स्ट बना नॉर्थ ईस्ट में और थर्ड बना इंडिया में। ठीक है, अब इस एक्ट ने क्या किया है कि रिपील किया है असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स एक्ट 2024। ठीक, अब इसके मैरिड रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या है? ये करता है, मैंडेट करता है मोनोगैमी। मोनोगैमी, पॉलीगैमी। मोनोगैमी में ये होता है कि एक जो इंसान, एक मर्द जो है वो एक महिला के साथ ही, एक ही महिला के साथ विवाह उसका हो सकता है। पॉलीगैमी में क्या होता है कि एक जो मर्द होता है वो कई सारी महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। पॉलीएंड्री में क्या होता है कि एक महिला कई सारे मर्दों के साथ विवाह कर सकती है। तो ये जो एक्ट है ये मैंडेट करता है मोनोगैमी। बाईगैमी और पॉलीगैमी अगर आप कोई करता है तो वो उसके लिए प्रावधान दिया गया है क्या? इम्प्रिजनमेंट का, कितने साल? अप टू 7 ईयर्स। ठीक है, अब जैसे मैरिज रिलेटेड प्रोविजन हो गया, ऐसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, इसका कंपलसरी कर दिया गया। मैरिज मेमोरेंडम जो है वो शादी के 60 दिन के अंदर आपको सब रजिस्ट्रार को देना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैरिजेस एंड ऑल डाइवोर्सेस आर कंपलसरी, सो कंपलसरी कर दिया गया। तो मान लीजिए कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस आर नॉट कंपलसरी अंडर द Assam UCC, so that will be the wrong statement. Right statement will be the registration of all marriages and divorces are compulsory. अब देखते हैं हम लोग डाइवोर्स रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या है। डाइवोर्स रिलेटेड प्रोविजन ये है कि क्या क्या किस किस ग्राउंड पे दिया है हम लोग। डाइवोर्स हो सकता है क्रियोलिटी हुई है, डिसर्शन हो रखा है, या म्यूचुअल कंसेंट के साथ। ठीक है, अगर डाइवोर्स जो हो गया है, आपने इसका वायलेशन किया, तो आपको 3 साल की जेल होगी और फाइन होगा, या दोनों हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि नाउ दीज डेज वी हैव सीन अ ट्रेंड दैट द लिविंग रिलेशनशिप्स आर getting in much number, so increasing much in number, so what the government has done कि उन्होंने क्या किया है कि
रजिस्ट्रेशन जो है लिव इन रिलेशनशिप की, वो 1 महीने के अंदर आपको करानी होगी। और अगर आप नहीं करा पाए, फेलियर लीड्स टू 3 साल की आपको जेल हो सकती है, या फाइन हो सकता है अप टू 10,000। और और इसमें है जो प्रोविजन है कि कोई भी जो बच्चा है, वो जो भी लिव इन रिलेशनशिप से होगा, वो उसको दैट विल बी कंसिडर्ड फुल्ली लेजिटिमेट। फुल्ली लेजिटिमेट का मतलब है कि उसके इस जो चाइल्ड रहेगा, इसका पूरा हक रहेगा, ठीक है, अपने पैतृक संपत्ति में। पेनल्टीज क्या क्या हो सकती हैं? पेनल्टीज ये होती हैं कि चाइल्ड मैरिज एंड मैरिज विदाउट वैलिड कंसेंट शैल अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट अप ऑफ अप टू 2 years। अगर बिना कंसेंट की शादी हो रही है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। अब इसी में क्या है, ये पेनल्टीज में नहीं रहेगा, ये पॉइंट पेनल्टीज में नहीं रहेगा। इसमें क्या आर्टिकल 244 क्या है, ये क्या कह रहा है कि ये बना देता आर्टिकल 244 ए क्या कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट विद इन आसाम कहाँ कहाँ पे होगा। एक हो गया हमारा 3 हिल डिस्ट्रिक्ट में, करबी आंगलोंग, वेस्ट करबी आंगलोंग एंड दीमा हसाओ, ठीक। अब जैसे कि इसमें कोई अलग अलग पूछ ले, मान ली कोई और डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, जैसे ये मल्टी स्टेटमेंट में कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं कवर करते हैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि करबी आंगलोंग, वेस्ट करबी आंगलोंग और दीमा हसाओ ही हैं, ठीक। अब वंदे मातरम, जो दूसरा टॉपिक आप देखते हैं, वंदे मातरम अंडर नेशनल ऑनर्स लॉ, तो इसमें क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट, यूसी मतलब यूनियन कैबिनेट, अप्रूव किया है कि 5 मई 2026 को टू अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ठीक है। 1971 एक्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है नेशनल फ्लैग को, ठीक, हमारे नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, नेशनल एंथम जन गण मन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये जो इसको जो वंदे मातरम है, नेशनल ऑनर्स एक्ट के अंदर आया गया, ये पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years और फाइन और बोथ अंडर सेक्शन 3 ऑफ एग्जिस्टिंग एक्ट 1971 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, सेक्शन 3 के अंतर्गत ये पनिशेबल बनाया गया है। वंदे मातरम की हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। वंदे मातरम को जो कंपोज किया गया, किसने किया है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और पहली बार जो पब्लिश किसने किया है, किस में हुआ था, वांग दर्शन में। किसमें फिर लेटर इंक्लूडेड किसमें किया गया, आनंद मठ 1882 में। 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी थे, वो उन्होंने क्या किया, इसे नेशनल सॉन्ग घोषित किया। पहली बार जब ये जो ये वंदे मातरम है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आईएमसी सेशन में 1896 में भी गाया था। अब देखते हैं टॉपिक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 किसने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कब हुआ है, नेशनल पंचायती राज डे पे। कब मनाया जाता है, 24 फरवरी 2026 को। 24 फरवरी 2026 को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1992 पे एक्ट पंचायती राज एक्ट पास किया गया था, ठीक है। अब ये क्या करता है, इवेल्युएट करता है द प्रोग्रेस ऑफ ग्राम पंचायत एंड ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज। अब इसकी जो रैंकिंग है वो आई दृष्टि में है, उसको आप या तो मैं अगले लेक्चर में यहीं पे फोटो लगा दूंगा, ठीक है, जब पीपीटी अपलोड होगी, ये पीडीएफ, वरना आप लोग उसको आई दृष्टि की मैगजीन से भी देख सकते हैं। वैसे मैं लगा ही दूंगा ताकि आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बन ही जाए, ठीक। अब क्या है हमारा कि एक और टॉपिक है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 कब आया फोर्स में, 1 मई 2026 में। की हाइलाइट्स के क्या क्या है, ये डिस्टिंग्विश करते हैं प्रोहिबिटेड ऑनलाइन मनी गेम्स फ्रॉम परमिसिबल ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। डिस्टिंग्विश करते हैं कि ऑनलाइन मनी गेम्स क्या है और ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स क्या है, ठीक है। जो ये रूल्स हैं वो स्टैब्लिश करते हैं ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम फॉर नोटिफाइड गेम्स, मैंडेटरी यूजर सेफ्टी फीचर्स लेके आ गया इसके अंदर, प्रोवाइड करता है टू टियर स्ट्रक्चर ग्रीवांस रिड्रेसल एंड एपेलेट मैकेनिज्म। जैसे कि कोई भी यूजर है वो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी में क्या अप्रोच कर सकता है 30 दिन के अंदर, ठीक
और अथॉरिटीज शुड ट्राई टू डिस्पोज अपील्स विद इन 30 days एंड शुड बी कंक्लूडेड इन 90 days। ठीक है, ये हो गया हमारा कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स गेमिंग रूल्स 2026। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट हमारा। आगे अब कि 8 पोषण पखवाड़ा 2026। ठीक है, अब इसका कैंपेन क्या था हमारा? कैंपेन किसने चलाया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेलिब्रेट कब किया गया? 9 से 23 अप्रैल 2026 के बीच में किया गया। लॉन्च कब किया गया हमारा? लॉन्च किया गया हमारा 9 अप्रैल 2026 को विज्ञान भवन में किया गया। कौन कौन था वहाँ पे? अन्नपूर्णा देवी जी थी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है सावित्री ठाकुर जी थी, और सेक्रेटरी अनिल मलिक जी थे। ठीक है, अब इस थीम क्या है इसका? मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। ये 8 पोषण पखवाड़ा का जो था ये थीम था। रिकॉग्नाइज करता है अर्ली चाइल्डहुड स्पेशली द फर्स्ट 1000 days। ठीक है, ये टॉपिक होगा कंप्लीट हमारा। पैसिव इथोनेशिया इन इंडिया। अभी बीच में हम लोग देखा था कि काफी सारी चर्चा में था कि इथोनेशिया हरीश राणा केस में, और जो हरीश राणा जी की डेथ हो गई थी उसमें इथोनेशिया से लेके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या था 11 मार्च 2026 में? हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच में कौन कौन था? जस्टिस जेबी पार्दीवाला एंड जस्टिस के वी विश्वनाथन। इथोनेशिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? ये आर्टिकल 21 में लाई करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी दो नॉट एन अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू डाई, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है, पैसिव इथोनेशिया इन इंडिया क्या क्या है? इसके लिए क्या होता है कि पैसिव इथोनेशिया आप डायरेक्ट किसी को ऐसे नहीं दे सकते हैं। उसके लिए पहले प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाई जाएगी जहाँ पे उस पेशेंट का इलाज चल रहा है। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाई जाएगी, उसमें क्या होगा? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, अब जैसे कि किसी को इथोनेशिया ऐसे लगा नहीं दिया जाएगा, उसके लिए क्या होगा? पेशेंट का कंसेंट लगेगा। अगर पेशेंट कंसेंट नहीं दे सकता है तो उसके फैमिली मेंबर और लीगल गार्जियन कंसेंट देंगे। मेजर जजमेंट्स क्या है यूथेनेशिया पे? पहला है मारुति श्रीपति रूबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ था? बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि राइट टू लाइफ जो है इंक्लूड राइट टू डाई। राइट टू लाइफ ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू डाई भी दिया है। जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 21 डजंट इंक्लूड अ जनरल राइट टू डाई। मतलब जनरली कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मरना है। ठीक, अरुणा रामचंद्र शैनवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत काफी फेमस केस था। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट जुडिशियल रिकॉग्निशन दिया गया इसको, पैसिव इथोनेशिया को। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस में क्या हुआ? 5 जजों की बेंच थी, उसमें क्या कहा गया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अब एक बार आप लोग आर्टिकल 21 के जितने भी सब पार्ट्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, कई सारे हैं। जैसे राइट टू स्लीप भी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अब ग्लोबल पोजीशंस क्या क्या है हमारे एथोनेशिया पे? नीदरलैंड्स में लीगल किया गया है, बेल्जियम में लीगल है, कनाडा में क्या है? मेडिकल अलाउज मेडिकल असिस्टेंट इन डाइंग, मेड जिसको बोलते हैं, कनाडा में भी है। यूएस में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट है, 50 स्टेट हैं, तो किसी स्टेट में लीगल है, किसी में इलीगल है। ठीक है, जापान में क्या है कि जापान कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है यूथेनेशिया के लिए, लेकिन विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इज अलाउड इन लिमिटेड सिचुएशन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही है, वॉलेंटरी असिस्टेड डाइंग हैज बीन लीगलाइज्ड अक्रॉस ऑल 6 स्टेट्स अंडर एलिजिबिलिटी सेफगार्ड। ये ऑल, जहां भी आपको ऑल, ओनली ये सब मिले ना, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, आपके कान चमकने चाहिए। ठीक, अब क्या हम लोग स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया नीति आयोग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट की क्या टाइटल है? स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट। तो अभी क्या है? नेशनल ये GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है हमारा? 58.4% है एट हायर सेकेंडरी लेवल। अब आई दृष्टि में बहुत सारे 2 पेज में दिया हुआ है, ये इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर व्हाट? प्रीलिम्स स्पेसिफिक। मेंस के लिए वो यूज हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना ही डेटा सफिशिएंट है। अब क्या है? वन केस वन डेटा एंड सुसहायक। इसमें क्या होता है कि सीजीआई साहब ने अनाउंस किया 11 मई 2026 को। उसमें क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम तालुका लेवल के कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है ना कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें क्या कि सबसे एपेक्स पे है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट,
फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर है उसके नीचे तालुका कोर्ट्स वगैरह। ठीक है। अब क्या है कि जो ये है जो चैटबॉट बनाया गया है वन केस वन डेटा का, वो किसने बनाया है? वो बनाया एनआईसी ने विद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने। ये हो गया टॉपिक। अब क्या है हमारा जनानी प्लेटफॉर्म। जनानी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी वाले पे। ये क्या है जनानी प्लेटफॉर्म? जनानी प्लेटफॉर्म अपग्रेडेड वर्जन है किसका? जो पहले से ही रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल था उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। जनानी प्लेटफॉर्म क्या हो? कैन इंटीग्रेट विद नेशनल प्लेटफॉर्म सच एज यूविन एंड पोषण। अब द कॉन्स्टिट्यूशन 131 ये अमेंडमेंट लेके आए थे बिल, जो कि डिफीट हो गया था कहाँ पे? लोकसभा में। तो राज्यसभा में जा ही नहीं पाया। तो डिफीट में क्या हुआ? इसको लोकसभा में क्या कब इंट्रोड्यूस किया है? 16 अप्रैल 2026 में। इसके लिए क्या चाहिए था? ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है स्ट्रक्चर बदल रहा था, इसमें स्टेट के भी रोल था। तो इसके लिए क्या होता था कि मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी प्रेजेंट वोटिंग की, प्लस 1/2 ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए था। तो क्या हुआ इसमें कि 298 इन वोट किया फेवर में और 230 वोट किया अगेंस्ट में। चाहिए कितना था हमारा? 352 चाहिए था आउट ऑफ 528। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इससे क्या होती है कि जो 550 से जो एमपीज की जो संख्या थी लोकसभा में वो 850 पहुंच जाती। 815 क्या स्टेट से होते हैं और 35 यूटी से होते हैं। नई डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन होती प्रपोज की गई थी किसे? आर्टिकल 55, 81, 170, 330, 332, 334 एक्सेट्रा। प्रपोजल क्या किया गया कि वॉज मेड टू रिप्लेस आर्टिकल 334 ए फॉर वुमेन रिजर्वेशन डीलिंग विद सेंसस। जो सेंसस है, अभी सेंसस हो रहा है 2027 का, उसका जब आएगा, कब तक आएगा? 2029। तो ये जो 2029 में फिर वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है। तो वो फिर होता 2034 तक। तो इसीलिए उसको डीलिंग करने के लिए ये एक्ट लेके आ गया था, लेकिन ये डिफीट हो गया। ठीक है। अब क्या है कि क्या अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो एनसीईआरटी ग्रांटेड स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी 2026। कब हुआ? यूनियन गवर्नमेंट ने कब किया? 30 मार्च 2026 को। डेट भी याद रखिए क्योंकि डेट यूपी पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि किस डेट को किया गया। आप पीवाईक्यू उठाइए, आप पीवाईक्यू में देखिएगा कई सारी जगह पे डेट स्पेसिफिकली पूछा गया है। ठीक। अब क्या हुआ कि ग्रांट किया गया ग्रांटेड स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर डिस्टिंक्ट कैटेगरी। अब क्या? नाउ एम्पावर टू इंडिपेंडेंटली ऑफर डिग्री प्रोग्राम। अब एनसीईआरटी है जो वो इंडिपेंडेंटली ऑफर कर सकती है डिग्री प्रोग्राम भी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 क्या होता है कि डू नॉट रिप्लेस द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। अब जैसे कि ये आज है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, ये क्या ये रिप्लेस करता है? नहीं, नहीं रिप्लेस करता है, नहीं रिप्लेस करता है। ठीक है। अब क्या? नोटिफाइड अमेंडमेंट ऑन 31 मार्च 2026। नोटिफिकेशन इशू कब हुआ? सेक्शन 3, 6 एंड 25 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। रिवाइज डेफिनेशन क्या है हमारा? न्यू टर्म हम लोग ऐड किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 में। रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर रीयूज एंड सेलर इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर रिसाइकल्ड प्लास्टिक। ऑल रिसाइकल्ड प्लास्टिक पैकेजिंग मस्ट कंप्लाई विद आईएस 14534 इज टू 2023। और ये क्या है? मस्ट कैरी मैंडेटरी इंडिकेटिंग रिसाइकल्ड कंटेंट। ठीक। अब इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 पास हुआ है राज्यसभा से ऑन 18 अगस्त 2025 एंड लोकसभा ऑन 12 अगस्त 2025। प्रेसिडेंट ने असेंट दिया 21 अगस्त 2025 को। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बॉडी को स्टैट्यूटरी कंसल्टेटिव बॉडी बना दी गई। अभी मान लेते पूछ लेते हैं कि मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हम लोग क्या बताएंगे? वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको चेयर कौन करता है? इसको चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। और फिर ये एक्ट क्या है? स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन किसको देता है? स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को। अब ये क्या है? जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईच स्टेट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी जो है वो कंस्टिट्यूट करती जाती है ईच हर बोर्ड में, हर स्टेट में। इसके अगेंस्ट अपील कहाँ करोगे? हाई कोर्ट में होगा। ये जो है इंडियन पोस्ट एक्ट जो है 2025 जो है वो कंप्लायंस में किसके? मारपोल के और ब्लास्ट वाटर मैकेनिज्म मैनहेजमेंट कन्वेंशन। तो मारपोल आप बताइएगा हमें कमेंट्स में कि
मार्पोल किससे रिलेटेड है? ठीक है, इन्वायरमेंट का बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो अब देखते हैं द यूटीज लॉज अमेंडमेंट्स बिल 2026। इसमें क्या है? रिलेटेड टू पौंडीचेरी, एनसीटी, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड जेएंडके। क्या है इसमें? न्यू डिलिमिटेशन फ्रेमवर्क एंड द प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन। अमेंडमेंट्स क्या क्या किस किस एक्ट में किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। प्रोविजन क्या क्या है हमारा? एग्जिस्टिंग असेंबली जो है रिप्रेजेंटेशन वुड रिमेन अनएफेक्टेड, इलेक्टेड सीट इन जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली बट नॉट लेस देन 114 से कम नहीं होगी। 24 जो सीटें होंगी वो पीओके के लिए रखी गई है। SC/ST जो रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल होगा लॉ पे। नॉमिनेटेड मेंबर क्या हो? वुमेन एंड कश्मीरी माइग्रेंट, केएम मतलब कश्मीरी माइग्रेंट, टू 3 ईच, तीनों दोनों को 3-3 मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं। डिलिमिटेशन बिल 2026 के बारे में जान लेते हैं। ये क्या करते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सीटों का बंटवारा होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या एक स्टेट में। ठीक है, किसे? पॉपुलेशन के बेसिस पे। कंपोजिशन क्या क्या है? सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर मेंबर होते हैं। जहाँ पे ये हो रहा है डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन, वहाँ पे क्या होता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं और स्टेट और यूटी के। ये कौन बनाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। इंडिया फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया? रिलीज किया इंडिया फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार। कब रिलीज किया? 23 फरवरी 2026 को। ये क्या करता है? फ्लैग द डेंजर ऑफ मिसयूज ऑफ CBR and AD materials like chemical, biological, radiological, nuclear, explosive and digital। प्रहार स्टेट्स दैट नॉट, जो स्टेट करता है कि जो टेररिज्म है उसको किसी रिलीजन से, एथनिसिटी से, नेशनैलिटी से और सिविलाइजेशन से कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रहार स्टेट करता है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है 25 साल हो गए। कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को। अचीवमेंट क्या क्या है? अब इसमें क्या हो? फेज 1। अब देखिए अचीवमेंट तो हो गया, इसमें कितने रोड बनाई गई हैं और इसका फेजेस आप याद रखिए कि फेज पूछ लेता है, जैसे ये ईयर चेंज कर दिया कब फेज था। तो फेज 1 2000 में लॉन्च हुई, फेज 2 हुआ 2013 में, फेज 3 हुआ 2019 में, फेज 4 जो अभी चल रहा है 2023-25 टू 2028-29 तक चलेगा। अब फेज 4 के लिए कितना फाइनेंशियल आउटले किया गया है? 70,125 करोड़। अब देखो बीच में चल रहा था एज बेस्ड सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन फॉर चिल्ड्रन। इसमें क्या हुआ? कर्नाटका ने अपने बजट स्पीच में अनाउंस किया 6 मार्च 2026 को कि वो बैन करेंगे सोशल मीडिया को फॉर चिल्ड्रन बिलो 16। उसी दिन आंध्र प्रदेश ने भी क्या किया कि प्रोहिबिट किया चिल्ड्रन बिलो 13 विद इन 90 डेज। 90 दिन के अंदर प्रोहिबिट करेंगे जो 13 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया। यूनियन लेवल पे क्या हो? इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, ये 26 कर लेना, 25, ये 26 है। 26 सजेस्टेड एज बेस्ड एक्सेस लिमिट ग्लोबल कंटेक्स में। अब ये सब कहीं ना कहीं तो रेफरेंस ले रहे होंगे ना कहीं से तो इन्फ्लुएंस होंगे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने इनैक्ट किया था ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट 2024। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। ASI अप्रूवल फॉर एक्सकवेशन एट 8 साइट्स इन तमिलनाडु इंक्लूडिंग द 11th फेज ऑफ किलाड़ी सिविलाइजेशनल स्पैन रेंजिंग फ्रॉम आयरन एज टू अर्ली, ठीक है, टू अर्ली अर्बन मैरीटाइम सेटलमेंट्स इन तमिलनाडु। साइट्स क्या क्या है हमारे? किलाड़ी एंड इट्स क्लस्टर इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, पट्टीनमारुदूर, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हुआ हमारा लेक्चर 1। लेक्चर 2 में जो आएगा उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स आएंगे नेशनल अफेयर, वो फिर ये खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप एक बार वीडियो देखिए, वीडियो सुनिए, एक बार इसको रीड करिए। ठीक है, वीडियो देखते देखते इसके अलावा आपको आई दृष्टि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।